हाय एवरीवन। तो आज 25 जुलाई 2020 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। और देन न्यूज़ आर्टिकल्स जो भी होंगे आई विल अपलोड इट लेटर एंड आई वाज वेटिंग कि थोड़ा सा बारिश कम हो जाए तो मेरी आवाज़ ठीक तरीके से आए। अभी सही आ रही होगी क्योंकि काफ़ी नॉर्मल हो गई है अभी। तो if you like the video, please do like, share and subscribe to our channel. So without wasting much time, let's discuss with this editorial a big fight. तो ये जो इंडिया और चाइना के बीच में अभी LAC में जो टेंशन्स है वो कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि दिल्ली को यानी कि इंडिया को अभी क्या करना होगा, जो चेंज होता हुआ जो US और चाइना के जो रिलेशनशिप है, तो US चाइना का जो डायनामिक है इसको केयरफुली इसके लिए रिस्पॉन्स करना होगा। क्योंकि आपको पता है US एक हमारा मतलब उससे हमारी फ्रेंडशिप है, लेकिन जो चाइना है वो हमारा नेबर है। तो वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स। आई गेस यही वो कोट थी अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो यहाँ पे मतलब यही चीज़ बोली गई है कि सबसे पहले अभी क्या हुआ था, जो वॉशिंगटन का डिसीजन था कि जहाँ हॉस्टन एक प्रोविंस है USA में, तो वहाँ पे जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट थे तो उन्होंने ये ऑर्डर रिलीज़ किया था कि वहाँ पे उसका क्लोजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एस्पिनाज और जो थेफ्ट है ऑफ इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स, तो उसके लिए मतलब उसको ज़िम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है, तो चाइना ने जो था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है तो उन पे चार्जेस लगाए कि ये आप मतलब झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने भी अपना जो चेंगडू साउथ वेस्टर्न चाइना में एक प्रोविंस है, तो वहाँ पे से अपना जो US कॉन्सुलेट था उसको क्या कर दिया, क्लोजर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने ये बोल के कि लेजिटिमेट एंड नेसेसरी रिस्पॉन्स टू द अनरीजनेबल मेजर बाय द US। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी सारे इसकी वजह से एक ये मतलब ऐसा चीज़ था। कॉन्सुलेट मतलब क्या होता है कि दो देशों के बीच में एक मतलब कोई डायलॉग स्थापित करने वाला व्यक्ति है ना, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस की ही तरह ये होता है। तो ये एक वे था कि जिससे दोनों देशों के बीच में सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होती, बातचीत होती। लेकिन अभी ये है कि द क्लोजर ऑफ कंसुलेट इन हॉस्टन एंड चेंगडू marks a significant escalation of tension between the world two most important power। और ये क्या करेगा, मतलब दोनों को तो अफेक्ट करेगा ही, लेकिन सारे जो भी इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी मेजर एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, सभी पे ये असर करेगा। ठीक है, जो भी इंडिया US और चाइना के बीच में जो भी रिलेशंस हैं। Although the US-China trade war had begun 2 years ago with both sides imposing punitive tariffs on imports from each other। तो 2 साल पहले ही ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया था और प्यूनिटिव टैरिफ जो थे इंपोर्ट्स में वो लग रहे थे दोनों की साइड से। निगोसिएशन भी स्टार्ट हुए थे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और दोनों ने ही ट्रेड डील भी मतलब इस साल के शुरुआत में स्टार्ट की थी, है ना। एंड बट रिसेंट मंथ्स हैव सीन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। काफ़ी तेज़ी से मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता ही जा रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो बोलते हैं कि ये चाइनीज़ वायरस है, और चाइना ने कोविड-19 जो वायरस है उसको काफ़ी ज़्यादा सारी कंट्रीज़ में फैलाया है, और 4 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन्स को मतलब इसने अफेक्ट किया है, इन्फेक्टेड हो गए हैं 4 मिलियन अमेरिकन्स एंड किल्ड नियरली 1,50,000। लेकिन बीजिंग का ये कहना होता है कि ट्रम्प जो है वो अपने फेलियर को बचाने के लिए चाइना को ब्लेम कर रहा है ना, इस पेंडेमिक का वो ठीक से टैकल नहीं कर पाए। एंड इट ऑल्सो फ्लटेड द थ्योरी दैट द US आर्मी माइट हैव बीन द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द डेडली वायरस। की वो ये बोलते हैं कि ये थ्योरी है कि US की जो आर्मी है उन्होंने ही ये क्या है, ये इसका ओरिजिनल सोर्स है डेडली वायरस का। तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसने फिर किसको एक्यूज़ किया, जो चाइनीज़ हैकर्स थे, कि चाइनीज़ हैकर्स क्या कर रहे हैं, जो US रिसर्च कर रहा है एंटी कोविड वैक्सीन को लेकर, तो उसको स्टील कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, बाकी के जो भी मतलब रिसेंट वीक्स US स्टेप्ड अप इट्स ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट चाइना टेलीकॉम जायंट हुआवे। तो हुआवे से भी मतलब उन्होंने खुद पीछे हट गए, ये वाले जो चाइनीज़ कंपनी है बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो बाकी के जो भी पार्टनर्स हैं तो उनको भी बोला है कि इनकी टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करें 5G मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड। तो इसमें यही चीज़ है कि बियॉन्ड द बायलैटरल इशू ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, बायलैटरल इश्यूज़ के साथ साथ जो भी ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, कोरोना वायरस है, द कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों पार्ट्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और दूसरी कंट्रीज़ को भी अपने चपेटे में ले रहा है, स्पेशली दोज इन एशिया। तो
अभी क्या हुआ था रिसेंटली, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिनको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है इंटरनेशनल रिलेशन की, माइक पोम्पियो, तो इन्होंने रिजेक्ट किया था जो बीजिंग क्लेम करता है, अपना टेरिटोरियल क्लेम्स करता है ना वो साउथ चाइना सी पे। तो यहाँ पे ही उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे प्रॉपरली अपने जो आर्म्स इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अनलॉफुल है ना, डिस्प्यूटेड वाटर पर चाइना का टेरिटोरियल क्लेम्स, क्योंकि सभी का है, फिलीपींस है, वियतनाम है, सभी का यहाँ पे क्लेम है, चाइना ही पूरा अपना नहीं क्लेम कर सकता है। तो यही चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि इसके अलावा उन्होंने जो एलएसी पे था, ठीक है, जो चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म वाली जो पॉलिसी है क्रॉस एशिया, तो पोम्पियो जो है थे पूरी तरह से मतलब किसकी इंडियन साइड में थे, है ना, कि उन्होंने मतलब ओपनली भी बोला। अभी रिसेंटली क्या हुई, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, मैंने बताया था 45 साल इसके हुए, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, एंड पोम्पियो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली एंड वाशिंगटन वर्किंग टुगेदर काउंटरिंग द चैलेंज फॉर सम, जो भी मतलब चाइनीज़ की साइड से जो चैलेंज है चाइना की साइड से, तो उसको टैकल करने के लिए हम दोनों कंट्रीज़ को मिलकर काम करना होगा, मस्कुलर जो अप्रोच है वो अपनानी होगी, और जो यूएस और चाइना का जो न्यू डायनामिक है उसको केयरफुली इसको रिस्पॉन्स करना होगा। और यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडियाज चाइना फ्रंटियर एंड द इम्पोर्ट ऑफ द करंट इन्फेक्शन पॉइंट्स ऑफ इन यूएस चाइना रिलेशंस। तो इंडिया यूएस की जो रिलेशंस हैं, राइट इज़ मोर क्रिटिकल नाउ देन एवर बिफोर, ठीक है, तो ये चीज़ है। लॉक्ड इन में जो है आर्टिकल वुमेन नीड्स लाइक दोज, वुमेन से रिलेटेड है। एक और आर्टिकल आज वुमेन पे ही आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ आज वुमेन से रिलेटेड डे है, बट क्योंकि जनरली तभी आर्टिकल आते हैं, पर अगर है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मेरे को मतलब ऐसा पता नहीं चल पाया कि है या नहीं है, कुछ है। आज आईवीएफ डे है, ठीक है, एक आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वो 25 जुलाई को होती है, यही पता है मुझे। तो ये देख लेते हैं अभी, लॉक्ड इन women's needs like those of all vulnerable group must be placed at the heart of emergency response to COVID-19। अभी एक स्टडी जो थी, रिसर्च, वो कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ULCA। इन्होंने क्या कंफर्मेशन दिया था, जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो इंडियन वुमेन है दे आर मोर वल्नरेबल टू वायलेंस एट होम, उनके साथ बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा हो रही है, ठीक है, घर पे। A fear that activists and academics have voiced from the start, mapping the complaints of domestic violence received by जो NSCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इन्होंने डेजिग्नेटेड किया था द रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट है वो 131% थी रेड जोन में बढ़ी, एंड वेयर देयर वर स्ट्रिक्टर कर्ब्स ऑन मोबिलिटी रिलेटिव टू ग्रीन जोन। तो ये क्लासीफाइड करने के बाद ये चीज़ भी आया कि जो हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट और रेप था वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे महिलाओं का एक्सपोजर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पब्लिक प्लेसेस पे तो वो गई नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ किया, वर्क प्लेस पे नहीं गई, तो जनरली यहाँ पे क्या होते थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप और ये जो सारी चीज़ें होती थी एक्सप्लॉयटेशन वुमेन का, तो इनमें इस वजह से कमी आई है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि इट ऑल्सो हाईलाइटेड अ स्पाइक इन गूगल सर्चेस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइंस। और जो यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशन ने अभी पैंडमिक से पहले ही मतलब वार्न किया था कि यहाँ पे शैडो पैंडमिक जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। शैडो पैंडमिक मतलब कि वुमेन के लिए खतरा, मतलब बहुत सारे जो उनके पार्टनर हैं ऑफ इंटीमेट पार्टनर्स वायलेंस हैज़ वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड आर लॉक्ड इन विद देयर अब्यूजर्स अनेबल टू सीक हेल्प, है ना। तो मतलब बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं होगी तो उनको फ्रस्ट्रेशन होगी तो वो जनरली किस पे निकलती है, जो उनके साथ में उनका पार्टनर होगा उस पर निकलेगी, ठीक है। तो इन इंडिया टू एक्टिविस्ट हैव फ्लैश्ड अ डिप इन कॉल्स टू हेल्पलाइन एज अ साइन ऑफ वुमेन इनेबिलिटी। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि एक तो हमारे देश में क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक जो हिंसा होती है वो मेनली जो इंडियन वुमेन है वो फेस करती है, चाहे वो उनके घर पे हो या फिर घर से बाहर हो, ये मतलब है हर जगह पे है। तो पेंडेमिक जो है ये, इसको हम पब्लिक हेल्थ चैलेंज ही नहीं बोल सकते, बल्कि ये जो हमारे बहुत ही जो इनइक्वालिटीज़ है, टॉक्सिक सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको ये और ज़्यादा बढ़ावा देगा। इंडियन वुमेन के लिए मतलब उनको कोई भी एक्सेस नहीं है इनकम से रिलेटेड,
अभी उनकी अभी जॉब जैसे चली गई है। सर्किल्स ऑफ सॉलिडरिटी आउटसाइड द फैमिली कैन हैव टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो UCLA रिसर्च था, इन्होंने जो था SOS निकाला था, अर्जेंट SOS फॉर गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, शी डिबंक्ड फेयर्स ऑफ अ स्पाइक इन डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, तो इसको बोला, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है, पुलिस है, ग्राउंड लेवल हेल्थ वर्कर्स हैं, तो इनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, और उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन हो, तो इसके लिए इनोवेटिव वे सोचने चाहिए। और जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है कोविड-19 क्राइसिस के लिए, तो वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में ये सब चीज़ें वो देखें, तो पहले ही पैंडेमिक से पहले उन तक पहुंचा जाए, तो उसका वेट ना करें और महिलाओं से बातचीत हो। यहाँ पे जो ये वाला आर्टिकल है, न्यू क्राइसिस ओल्ड एक्सक्लूजन, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके नोट्स बनाए हुए थे, एक बार वो देख लेंगे हम। ये तो ये आर्टिकल है न्यू क्राइसिस ओल्ड एक्सक्लूजन। ठीक है, वंडरफुल आर्टिकल रिटन बाय नीरा सागी एंड शी वाज अ फॉर्मल सिविल सर्वेंट। एंड तो सबसे पहले यही है कि वुमेन आर बियरिंग अ disproportionate burden of the pandemic, its consequences, this needs to be acknowledged and addressed। तो मतलब इसमें टोटल अगर मैं एक बोलूँ तो यही चीज़ बोला हुआ है इस आर्टिकल में, कि जो एक तरह से डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है। डेडली कॉम्बिनेशन किसका, कि अभी जो है लोगों के पास जॉब नहीं है। ठीक है, पहले जो थे घर के जो पुरुष भी थे, तो वो जॉब करने के लिए जाते थे, महिलाएं भी जाती थी, लेकिन अभी क्या है, घर पे बैठे हैं पूरी फैमिली मेम्बर्स, घर पे बैठे हैं। दूसरा, जॉब नहीं है। ठीक है, घर पे जॉब नहीं है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस चीज़ का, ये पोटेंशियली डेंजरस फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशंस जो हो रही है, वो सारा एक वायलेंस में क्रिएट हो रहा है, और इससे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो लॉकडाउन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई हैं। अभी ये जो सारे जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, रिटेल, ट्रैवल एजेंसी, ये सब तो पूरी तरह से बंद ही है ना, तो इस वजह से भी ये मतलब ऐसा ही बहुत सारी जगहों पे भी है। तो यही कुछ इश्यूज़ यहाँ पे रेज़ किए गए हैं कि जो हमारी सोसाइटी में कोविड-19 के कारण हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिक जो सर्वाइवल है, उसके इश्यूज़ ज़्यादा आ गए हैं, और वुमेंस के जो कंसर्न है उस पर मतलब क्या इसका असर हुआ, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि जो डिस्कोर्स था पूरी तरह से वो इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी, कैसे हम कैपेबल बनेंगे, है ना, तो उसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ कि अगर महिलाएं बिल्कुल घर पे ही रहती हैं, बाहर से मतलब वो अपना जो सोशल थोड़ा सा भी उनका सर्कल नहीं है, बिल्कुल भी किसी से अपने बात नहीं करती है, तो एक गुमनामी की सी स्थिति हो जाती है, जो एक मोनोटोनस जो सिचुएशन है, उदासीनता, उसको बढ़ाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की मतलब ज़रूरत है, और इससे क्या होता है, इंडिफरेंसेस जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं, और जो वुमेन है उन वो क्या होती है, उनसे उनका मार्जिनलाइजेशन जो होता है उसको इनकरेजमेंट मिलता है। तो यहाँ पे यही है कि चाहे मतलब घर के अंदर हो और बाहर हो, तो महिलाओं को जो है लैंगिक हिंसा, ठीक है, लैंगिक बोलते हैं जेंडर वायलेंस, तो जेंडर वायलेंस और स्वास्थ्य मुद्दे जो होते हैं, और जो ये इकोनॉमिक जो बाइकॉट होता है, तो उसका उनको सामना करना पड़ता है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे वुमेन के सोशल और इकोनॉमिकली मतलब उनको इमर्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अभी बिल्कुल वो मिनिमल है। ठीक है, बहुत कम है, न्यूनतम स्तर पर है। तो करंट पैंडमिक के चलते जो भी मतलब महिलाएं हैं, उनकी बैक ब्रेकिंग वर्क्स के साथ उन्हें क्या है, उनके जो सपने थे वो भी देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, और जो मतलब उनकी जो जॉब है वो सिचुएशन कब ठीक होगी ऐसा भी उनको कुछ श्योरिटी नहीं है। बाकी क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इस वजह से उनकी क्या हो रही है, जो उनका इफ़र्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो हैम्पर हो रही है। ठीक है, और अफ़सोस ये है कि अभी भी मतलब ये सारे जो कंसर्न हैं उसमें काफ़ी कम डिस्कशंस होती है, पब्लिक कन्वर्सेशन ना के बराबर होती है, कोई अल्टरनेटिव नहीं खोजे जाते हैं इसके, और ज़्यादातर जो जेंडर वायलेंस होते हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं घर के अंदर ही। ठीक है, जबकि घर को हम कंसीडर करते हैं एज अ हेवन ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा का आश्रय बोला जाता है ना घर को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पब्लिक प्लेसेस पर वायलेंस होते थे, क्योंकि वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल जो प्रेडेटर्स हैं, ठीक है, जो एक मतलब शिकारी भरी नज़रों से वुमेन को देखते हैं, तो वहीं होते थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब
जो घर में भी जो महिलाएं हैं वो उनके लिए घर भी एक असुरक्षित जगह ही है। और लॉकडाउन के टाइम पे भी मतलब काफ़ी सारे जो मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि गलत तरीके से कैद करना वुमेन को, छेड़छाड़, उत्पीड़न, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली हैं, है ना। जैसे अभी एक रिसेंटली आपने कल ही या परसों के न्यूज़पेपर में आया था, आती रहती हैं ऐसी न्यूज़ कि क्वारंटीन सेंटर में छेड़छाड़ हुई, है ना, एक वीडियो क्लिप बनाई गई वुमेन की। और दूसरा कि एक कोविड पॉजिटिव गर्ल थी तो उसके साथ मतलब सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उसको रेप करने की कोशिश की गई। तो मतलब पैंडमिक भी मतलब उस टाइम पे वो भूल जाएंगे कि वायरस है, इतना डेडली वायरस है, क्या होगा इसका। तो उस टाइम पे वो क्या रहते, बिल्कुल सब कुछ मतलब होश वगैरह उनका गायब रहता है, वो एक एनिमल टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं मैन। तो इस वजह से ये वायलेंस होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया था कि जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में एक कम्युनिटी बेस्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी हुई थी अमंग वुमेन, ठीक है। इसका नाम इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 2019। तो यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर्स थे जो इनकरेज करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को। तो घरेलू हिंसा को बढ़ाने वाले क्या 3 मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो जो हस्बैंड होता है उसके द्वारा शराब का पीना, ठीक है, तो अल्कोहल कंजम्पशन बाय हस्बैंड। दूसरा ये होता है कि फैमिली मेम्बर्स का कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है, द कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज़ को। और तीसरी चीज़ ये है वायलेंस की कि फ्रस्ट्रेशन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी जो हैं महिलाओं के साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस को ये बढ़ावा देते हैं। और बाकी यही है यहाँ पे कि डेडली कॉम्बिनेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन इस टाइम पे जो है कम्युनिटी सपोर्ट और सोशल इंटरवेंशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है वुमेन की डिग्निटी और सेफ्टी के लिए। तो इसी को देखते हुए साखी रूरल कम्युनिटीज़ के लिए साखी जो था ये मतलब वुमेन को जो भी वुमेन एब्यूज़ होती है या फिर उनको क्या करते हैं इनकरेज करने के लिए जो कम्युनिटी है ऑफिशियल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, आधिकारिक समर्थन उनको सखी के द्वारा मिलता है। और अभी क्योंकि नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या है अंडर लॉकडाउन, ओके। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि एक अनइक्वल जेंडर इक्विटेशन है एट होम, मतलब पैंडमिक की वजह से क्या है रिडक्शन हो गया है अर्निंग्स में, लोगों की फैमिली मेम्बर्स कॉन्स्टेंटली घर पे ही हैं, चिल्ड्रंस को जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। तो एक तरह से जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वर्किंग के वो अनपेड वर्क हो गया है, ठीक है। तो ये भी इसमें बर्डन जो वुमेन पर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दूसरी चीज़ ये है कि वुमेन की हेल्थ के बारे में बात की गई है, स्पेशली ऑफ दोज हु रिलाई ऑन कम्युनिटी सर्विसेज एंड ऑफिशियल हेल्थ मशीनरी, ठीक है। तो उनको नहीं मिल पा रही है एक्सेस पैंडमिक की वजह से। एंड वुमेन हैव यूनिक एंड मल्टीपल हेल्थ नीड्स, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ नीड्स होती हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। एंड जो दीज फंक्शनरीज आर प्रेजेंटली ओवरवेल्म्ड, कंसिक्वेंटली वुमेन हैव लिटिल एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये मतलब उनको हेल्प करते थे, उनको रिप्रोडक्टिव और मैटरनल सर्विसेज देने में आशा वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती थी। एंड अभी जो है ये चीज़ बोला जा रहा है कि एक्सेस मतलब उनको नहीं है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डिलीवरीज, नेटल नियोनेटल सपोर्ट, एडिक्वेट एंड रेगुलर एक्सेस, हाइजीन से रिलेटेड, सैनिटरी से रिलेटेड। और जो प्रेगनेंसी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी इंक्रीज़ हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी, ये काफ़ी सारे मेजर कंसर्न है। और लेबर फोर्स में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग प्रोसेस पे है। एंड दिस पीरियड हैज़ विटनेस दिस प्रपोर्शनेट इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो चाहे वो रूरल इकोनॉमी हो या अर्बन इकोनॉमी हो, तो वहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। तो यही सारे इसमें बोला गया है कि वुमेन वुड नीड टू फाइंड देयर ओन रिसोर्सेज एंड मैकेनिज्म। एंड ये पहली बार ऐसा नहीं है कि उनको ये सारी चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ रही हैं, वो हर जगह ही होता है, विद इन और विदाउट हर होम, विद आउटसाइड हर होम। और उनको मतलब सोसाइटी जो है इम्पैक्टेड इमोशनली एंड फिजिकली बाय द डेडली वायरस एंड स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विद इट, अ सोसाइटी इन स्टेट ऑफ इनर्शिया एंड इन्यूई इज हार्डली इंक्लिन टू एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न ऑफ वन ऑफ इट्स सेक्शंस। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए। और बाकी जैसे अभी भी जो कल ही जो न्यूज़ थी कि आर्मी में मतलब उनके लिए एक परमानेंट कमीशन की बात की गई थी, पहले जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, तो अब उसकी जगह पे मतलब क्या होगा, परमानेंट कमीशन की बात की गई है, ठीक है। तो इससे भी मतलब वुमेन को इनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि पहले यही चीज़ रीज़न दिए जाते थे कि वो फिज़िकली फिट नहीं होती हैं, वीक होती हैं एज़ कंपेरिजन टू मेन।
तो इस वजह से वो नहीं कर सकती हैं। लेकिन जहाँ मतलब वुमेन इतना ज़्यादा पेन लेती हैं, ठीक है, किसी जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है, बेबी होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि किसी भी मायने में जो है वुमेन कम नहीं है, तो इसलिए उनको क्या राइट टू इक्वलिटी के तहत जो आर्टिकल 14 है उसके तहत ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो ओलंपिक से रिलेटेड जो आर्टिकल था जापान में, आपको पता है 2020 में होने थे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गए थे। तो ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन एशियन ग्रीस एंड वर एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। तो ये था। और ओलंपिया ग्रीस में स्टार्ट हुए थे। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया तो 19th सेंचुरी में रिवाइव किया गया था। और फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स था वो 1896 में एथेंस में हुआ था। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। और जो आर्किटेक्ट था ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज पियरे बैरन डे क्यूबर्टिन, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में भी देख सकते हैं। 23 जून 1894 को क्रिएट की गई थी। सुप्रीम अथॉरिटी है ओलंपिक मूवमेंट की, नॉट फॉर प्रॉफिट है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ कमिटेड टू बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट। तो पहली बार मतलब ये ऐसा हुआ 124 साल में कि ये 2021 के लिए जुलाई से अगस्त में ओलंपिक जापान में होंगे आयोजित। केस फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो ये शशि थरूर जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारी कंट्री मतलब दो तरह के, अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक कैसा होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, दूसरा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं संसदीय प्रशासन में, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आते हैं। अब इनमें ही क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और तो यही सब चीज़ें मतलब यहाँ पे बताई गई हैं कि अभी क्या है, डिसग्रेसफुल पॉलिटिकल नेशन हैज़ विटनेस मोस्ट रिसेंटली कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो देखने को मिल रहा है कि जो एमएलएज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है एमएलएज की, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जैसे पहले होता था आया राम गया राम, तो उसकी वजह से फिर एंटी डिफेक्शन लॉ बना था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना, 1985 में। तो उसको मतलब इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू रह नहीं गई है, क्योंकि अभी भी जो पॉलिटिक्स और द अपॉर्चुनिटिज्म ऑफ द कैश रिच रूलिंग पार्टी है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। द सिस्टम दैट मेक्स दिस शेमफुल कंडक्ट पॉसिबल। और बहुत सारे जो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूनिक ब्रीड है वहाँ पे लेजिस्लेचर की। और काफ़ी ज़्यादा लार्जली क्या है, वो अनक्वालिफाइड है टू लेजिस्लेट, हु हैज़ सॉट इलेक्शन ओनली ऑन ऑर्डर टू विल्ड एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो यही चीज़ मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी होती है इज़ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बट इट्स करेंट मैनर ऑफ ऑपरेशन इज़ द सोर्स ऑफ आर मेजर वीकनेसेस। तो अभी जो मतलब हमारे जो लीडर हैं, मतलब वी मस्ट हैव अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जिसके जो नेता हैं वो फोकस करें गवर्नेंस पर रैदर देन ऑन स्टेइंग इन पावर, है ना। तो लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है। और जो काफ़ी ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं किसके लिए, मतलब पावर में बने रहने के लिए। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया हुआ है कि आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ क्रिएटेड अ यूनिक ब्रीड ऑफ लेजिस्लेचर और इट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ गवर्नमेंट डिपेंडेंट ऑन अ फिकल लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी। तो ये मतलब किस पे करते हैं, पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं रैदर देन पॉलिसी ऑफ परफॉर्मेंस। और इन्होंने जो वोटिंग प्रेफरेंस है, इलेक्टोरेट है, उसको भी क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया है। एंड इट हैज़ स्वैप्ड parties that are shifting alliances of selfish individual interest rather than vehicles of coherent sets of idea। और गवर्नमेंट को फोर्स किया है इन्होंने कि वो कंसंट्रेट करे गवर्निंग पे लेस ऑन स्टेइंग इन ऑफिस एंड ऑब्लाइज देम टू केटर टू द लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ देयर कोलेशंस। तो यही चीज़ बोला है कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ फेल्ड अस, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल चैप्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स आप पढ़ना। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में होता है ना, तो यूएसए में और रशिया में और ब्राज़ील में भी होता है, श्रीलंका में होता है, ठीक है। जैसे और पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया था। तो ये चीज़ यही बोली गई कि ब्रिटेन से लिया गया है, तो इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है नहीं। जैसा अभी यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन है वैसा मतलब वहाँ से हमने बोरो किया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग है नहीं। और इट इज़ टाइम टू डिमांड अ चेंज, है ना। लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस इसमें होता है। जैसे डी जूरी, डी फैक्टो, नॉमिनल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव, ये सारे जो टर्म्स है ये पॉलिटी में ही पढ़े जाएंगे। क्लोज
रिलेशनशिप होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव होता है मतलब उसकी जो कार्यपालिका जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। और जो लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और जो यहाँ पे होता है उसमें कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी RS शर्मा के द्वारा ये डिजिटल ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि वी नीड टू क्रिएट ओपन प्रोटोकॉल्स नेटवर्क्स एंड इंडिया कैन लीड द वे इन ब्रेकिंग स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो हमें बोला जाता है कि वी आर अ सॉफ्टवेयर पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल अभी भी वी नो कि हाउ डिपेंडेंट वी आर ऑन द सम ऑफ द फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। तो हम अभी फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। एंड यहाँ पे बोला जाता है बिल्ड प्लेटफॉर्म्स नॉट प्रोडक्ट्स। तो ये मंत्रा था फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। जैसे अमेज़ोन ने कैसे स्टार्टिंग की थी अपनी बुक्स वगैरह वो बेचते थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी वो प्रॉफिटेबल बेहेमोथ बन गए हैं बाय क्रिएटिंग द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो अभी उनका अमेज़ोन मार्केट प्लेस बन गया है और मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है आज के प्लेटफॉर्म फॉर सर्च, सोशल इंटरेक्शन, एडवर्टाइजिंग में, इंश्योरेंस, ट्रैवल, रियल एस्टेट में। तो फंडामेंटली अगर बोला जाए जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एक टेक्नोलॉजी लेयर्स होते हैं। क्यों, इसमें क्या क्या लेयर्स होती हैं, वो इंटरनेट के ज़रिए मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, रीसेलर्स होते हैं और कंज्यूमर, इन सबको एक साथ ले आते हैं। और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है, और बाय कटिंग आउट इंटरमीडिएट्स उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। इवेंचुअली दी पार्टिसिपेंट फेस एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन भी फेस करते हैं। जैसे उबर है, हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय इट्स ड्राइवर मेंबर्स, एंड अमेजन बाय सेलर्स, गूगल, फेसबुक and Apple by app developers. So these new intermediaries so position themselves that the service providers cannot reach their customers except through them। ठीक है, तो ये एक तरह से बीच में मतलब ये काम करते हैं। और यही चीज़ बोली गई है कि व्हाट शुड वी हैव टू डू इज़ कि इंटरनेट इज़ एन ओपन, इंटरऑपरेबल, स्केलेबल, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड थ्रू सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। और यहाँ पे UPI की भी बात की गई है कि इनिशियल स्टेज में मतलब UPI को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब किया तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हुआ। और इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट इज स्टैंडर्डाइज द लैंग्वेज ऑफ मनी ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये इट इज़ एन इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें प्रोटोकॉल्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये था, इसने वेल फॉर्म्ड रिक्वेस्ट की, जो भी मतलब एग्जीक्यूशन था बहुत अच्छे से इसका हुआ। और 2016 में UPI लॉन्च किया गया था। रेफरेंस एप्लीकेशन भीम भी जो आई थी, ये भी अ रेवोल्यूशन गॉट अंडर वे। तो 1.3 बिलियन ट्रांजेक्शन जून 2020 में हुई थी। और यहाँ पे बस यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि ओपन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब उसको कंपटीशन वगैरह बढ़ता है। और ओपन सिस्टम्स हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन को वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फूड डिलीवरी को, जो भी घर तक जो मतलब जो प्रोफेशन सर्विसेज होती हैं उनको डिलीवर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को मतलब कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। और जो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में पोर्टेबिलिटी की जो सुविधा होती है वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यही चीज़ बोला गया है कि वी नीड टू क्रिएट एन ओपन प्रोटोकॉल्स एंड ओपन नेटवर्क्स फर्दर विद ओपन कंसेंसस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर्स और ब्लॉकचेन्स। हमें मतलब इन सारी जो अप्रोच है उस पर ध्यान देना होगा, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारी जो डिजिटल सॉवरेनिटी है वो हमारी बनी रहेगी। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।